कनिका अपनी माँ अनामिका को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ विनीता भाभी को बहुत परेशान करती थी, कभी दहेज की बात को लेकर तो कभी काम को लेकर। कनिका की भी शादी तय हो जाती है, लेकिन उसकी भाभी घर छोड़कर चली जाती हैं। कनिका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब कनिका को पता चला कि उसकी भाभी दहेज की वजह से घर छोड़कर गई हैं, आज विनीता खुशी से इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि आज उसका मन बड़ा बेचैन था। आज विनीता को लड़के वाले देखने आ रहे थे। उसकी शादी की बात तो कब से चल रही थी। विनीता तो पहले से ही उन लोगों को पसंद थी। अब तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता निभानी थी। विनीता मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती लड़की थी। वो पढ़ी लिखी, बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। और फिर उसके लिए ये रिश्ता आगे से आया था। जो ये रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने बताया था कि लड़का पढ़ा लिखा है और उसका स्वयं का मेडिकल स्टोर चलाता है। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसीलिए विनीता के माता पिता ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। लड़के का नाम राजवीर था। साधारण रंग रूप का था, देखने में गजब का सुंदर था। शाम के 5 बजे डोरबेल बजी। राजवीर अपने पूरे परिवार के साथ विनीता के घर आ गया। राजवीर के साथ उसकी छोटी बहन कनिका और माता पिता थे। साथ में राजवीर के चाचा चाची भी आए थे। विनीता ने हल्के पिंक कलर का सूट पहना था। कमर तक लंबी उसकी चोटी गुथी हुई थी और उसके माथे पर आ रही उसकी लटें विनीता की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। उसने सबको चाय दी। तभी विनीता की राजवीर से आंखें मिली तो उसके गाल शर्म से सुर्ख लाल हो गए थे। सभी को ये रिश्ता बहुत ही पसंद था। विनीता खुले विचारों की लड़की थी। उसने राजवीर की माँ से भविष्य में नौकरी करने की बात कही तो राजवीर की माँ ने कहा कि हम लोग रूढ़िवादी नहीं हैं, जो तुम्हें नौकरी करने से मना करेंगे। जो तुम्हारी इच्छा हो वही करना। ये सुनकर विनीता निश्चिंत हो गई और उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। जब शादी तय हुई थी, तब तो विनीता की सास अनामिका जी ने दान दहेज की कोई बात नहीं की, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि विनीता इकलौती बेटी है। इसीलिए इस घर में जो भी है सब उन्हीं का है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अनामिका जी के दिमाग में क्या चल रहा है। उनके अंदर दहेज के लालच ने पैर पसार लिए थे। अगले 3 महीने बाद की तारीख विनीता और राजवीर की शादी के लिए निश्चित कर दी गई। राजवीर की बहन कनिका राजवीर से 3 वर्ष ही छोटी थी। लाड प्यार में वो कुछ अधिक ही मुंहफट हो गई थी। विनीता की नंद कनिका बहुत तेज थी। जो उसके मन में आता था वो बोल देती थी। खैर, शादी का दिन नजदीक आ चुका था। विनीता अपने ससुराल आ पहुंची। गृह प्रवेश के समय कनिका ने अपनी भाभी विनीता से सोने की अंगूठी की मांग की। विनीता ने उसे छोटी बहन समझकर सहार सी अंगूठी दे दी और गृह प्रवेश किया। राजवीर अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र था। वो हर कार्य में माँ से ही पूछकर किया करता था। सुहाग रात वाले दिन ये बात राजवीर ने विनीता को बता दी कि उसको माँ बाप की सेवा करनी होगी और कनिका को छोटी बहन मानना होगा। विनीता भी चाह रही थी कि उसका ससुराल, जो अब उसका परिवार बन चुका था, वो उससे यानी विनीता से खुश रहे। विनीता ने उस परिवार को अपना लिया था। शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था। अब विनीता की सासू माँ अपने असली रूप में आ चुकी थी। यानी राजवीर के सामने वो विनीता से प्रेम से बात करती और राजवीर के जाने के बाद उसका अलग ही रूप देखने को मिलता। और राजवीर भी हमेशा अपनी माँ की बातें सुनता है। जैसा अनामिका जी कहती, राजवीर बिल्कुल वही करता। राजवीर दुकान की सारी कमाई अपनी माँ के हाथों पर लाकर रख देता है। जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती तो वो अपनी माँ से मांग लेता। विनीता सुबह 5 बजे उठती, सारे घर की साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में लग जाती और सबकी पसंद का खाना बनाती, कपड़े धोती। दोपहर 1 बजे तक घर का सारा काम काज निपटा देती और उसकी सास और नंद कनिका बैठे बैठे ही आदेश देते रहते। वो विनीता के एक काम में भी हाथ नहीं बटाती थी। विनीता के ससुर भी नौकरी पर जाते थे, जल्द ही रिटायर होने वाले थे।
विनीता सब कुछ समझ रही थी, पर संस्कारवश वो चुपचाप अपने कार्य करती रहती थी। विनीता धीरे धीरे घर के कार्य में व्यस्त हो गई। वो घर के सभी लोगों को खुश रखने की दिल जान से कोशिश करती थी। पर कहते हैं ना, जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वो तुम्हें और भी झुकाता है, और यही विनीता के साथ भी हो रहा था। बीच बीच में अनामिका जी उसे ताना मारती रहती थी कि मैंने तुम्हारे घर वालों से शादी में कोई भी दहेज नहीं लिया, तो घर के सारे काम तो करने ही पड़ेंगे उसे। विनीता ने स्वयं को कामकाज में इतना डुबो लिया था कि वो स्वयं का अस्तित्व ही खो बैठी थी। देखते ही देखते शादी के 2 माह बीत चुके थे। राजवीर और उसकी बात ना के बराबर ही होती थी। सुबह सुबह राजवीर मेडिकल स्टोर चला जाता, शाम को 9 बजे घर आता तो हॉल में माँ पिताजी के साथ बैठ जाता। विनीता भी कामकाज के बाद इतना थक जाती कि उसे बात करने का समय मिल ही नहीं पाता था। आज विनीता का सर बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा था, उसे चक्कर से भी आ रहे थे। फिर भी वो किसी को बिना बताए सारे काम चुपचाप कर रही थी। शाम को जब वो खाने की तैयारी कर रही थी तो उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। कनिका भागती हुई आई और अपनी माँ को आवाज़ दी। विनीता की सास अनामिका जी ने उसके मुंह पर पानी छिड़का। विनीता को होश तो आ गया था, पर उसको बहुत ही कमजोरी लग रही थी, जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। अनामिका जी ने राजवीर को फ़ोन किया। राजवीर भागा चला आया और उसके साथ में एक लेडी डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने विनीता का चेकअप किया। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मुबारक हो अनामिका जी, आप दादी बनने वाली हैं। राजवीर ये सुन खुशी से उछल पड़ा, पर माँ के संकोचवश उसने अपने उत्साह को कुचल दिया। विनीता भी बहुत ही खुश थी। घर में खुशियों का माहौल था, पर विनीता आने वाले तूफान से बिल्कुल ही अनजान थी। धीरे धीरे विनीता की तबीयत खराब रहने लगी। एक तो वो गर्भवती थी, दूसरा घर का पूरा कामकाज उसके जिम्मे ही था। जब वो अपने पीहर जाती तो विनीता की माँ अपनी बेटी की हालत देखकर चिंतित हो उठती थी। उन्होंने विनीता से पूछना चाहा तो विनीता ने हंसकर टाल दिया। वास्तव में वो अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। अनामिका जी को इस हालात में भी विनीता पर दया नहीं आती। राजवीर यदि अब विनीता का साथ भी देता तो घर में मनमुटाव का माहौल हो जाता। अब जैसे तैसे विनीता के गर्भ को 4 महीने हुए थे तो विनीता पर एक और वज्रपात हुआ। राजवीर, जिसे अपना मेडिकल स्टोर बता रहा था, वो असल में किराए की दुकान में बना था, जिसे मकान मालिक ने खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। विनीता से ये बात छिपाई गई थी। विनीता समझ चुकी थी कि इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। राजवीर अब बेरोजगार हो चुका था। पहले से ही विनीता परेशान थी, अब उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। अब राजवीर विनीता के रूटीन चेकअप के लिए भी अनामिका जी के सामने हाथ पसारता था, और अनामिका जी बामुश्किल उसे पैसे निकाल कर देती थी। विनीता बहुत चिंतित हो गई। कहते हैं कि गर्भधारण के समय गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिए, परंतु विनीता की चिंता और परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसने राजवीर से पूछा, राजवीर, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट क्यों किया? राजवीर ने केवल इतना ही कहा कि मैं अपने माँ बाप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। अब विनीता को संतुष्टि थी कि कम से कम राजवीर तो उसके साथ है, पर बिना रोजगार के आदमी की इज्जत नहीं होती। ऐसा ही कुछ राजवीर के साथ भी हो रहा था। बात बात पर उसे लज्जित किया जाता। राजवीर के पिता भी बोलने में कसर नहीं छोड़ते थे कि तू कम था कि एक और मुसीबत हमारे माथे पटक दी है, ऊपर से तेरा बच्चा भी आने वाला है। अब विनीता बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी। वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी। सास ससुर पर निर्भर होने के कारण वो सारा दिन चुपचाप काम करती रहती थी। अब उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। विनीता को अब अपने होने वाले बच्चे की चिंता सता रही थी। उसने राजवीर से दूसरी नौकरी तलाश करने के लिए कहा, पर नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। इंसान अपनी जड़ को इतनी आसानी से नहीं उखाड़ सकता। राजवीर को मेडिकल स्टोर चलाने का ही ज्ञान था।
इसीलिए उसने नई जगह किराए पर लेकर मेडिकल स्टोर खोलने का सुझाव किया। विनीता ने भी उसे कहा, राजवीर, खाली बैठने से समय निकलता जा रहा है, तुम्हें अभी कुछ करना होगा। कुछ दिनों में राजवीर ने मार्केट में एक खाली दुकान देखी, उसकी बात की, पर दुकान मालिक ने दुकान देने से पहले 30,000 पगड़ी देने की बात कही। राजवीर घर आया। उसने घर आकर अपनी माँ अनामिका जी से इस बारे में बात की, पर अनामिका जी ने राजवीर को 1 रुपया देने को भी तैयार नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि राजवीर, जितनी जमा पूंजी थी हमने तुम्हारी शादी में लगा दी। घर का खर्च भी तुम्हारे पिताजी की तनख्वाह से चलता है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रुपए नहीं है। और हाँ, अगर रुपए की इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है तो अपने ससुराल वालों से मांग लेना। मैंने तो उनसे कोई दहेज भी नहीं लिया। ये सुनकर राजवीर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अब तक अनामिका जी के कहने के कारण ही उसने कभी अपनी स्वयं की दुकान की मांग नहीं की थी। क्योंकि वो माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, अब उसे अपना भविष्य डावाडोल नजर आ रहा था। वो उदास होकर बैठा ही था कि विनीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ राजवीर, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजवीर के विनीता को सारी बात बता दी। ये सुनकर विनीता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। अब उसने फैसला किया कि वो अपने पिताजी से इसके बारे में बात करेगी। वो चाहती तो नहीं थी कि उसके मायके वालों को उसकी परेशानी के बारे में पता चले, पर दिल को मजबूत करके वो अगले दिन अपने पिताजी के घर गई और अपनी सारी परेशानी अपने माता पिता को बताई। विनीता के पिताजी ने विनीता से कहा, बेटी, तुम इतने दिनों से परेशानी में थी, हमें बताना तो चाहिए था। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, सब तुम्हारा ही तो है। विनीता वहाँ शाम तक ठहरी और रात को 30,000 रुपये लेकर घर आ गई। उसने राजवीर को रुपए पकड़ाए और कहा, ये लो राजवीर, कल से अपनी दुकान शुरू कर देना। राजवीर ने विनीता को गले से लगा लिया और कहा, विनीता, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी है। अब अगले दिन से राजवीर दुकान पर जाने लगा। विनीता के गर्भधारण को 6 माह बीत चुके थे और अब उसकी ननद कनिका के रिश्ते की बातें चलने लगी। अनामिका जी ने कनिका को विनीता से बात नहीं करने दी, जिससे नंद भाभी के रिश्तों में मिठास आए। वो कनिका से हमेशा विनीता की बुराई ही करती थी, जिससे कनिका कभी विनीता को भाभी का मान नहीं दे पाई थी। दोनों के रिश्तों में खटास भर गई थी। कनिका यदि विनीता के पास बात करने आती तो अनामिका जी किसी न किसी बहाने कनिका को उससे अलग कर देती। अगले दिन रविवार था। राजवीर का मेडिकल स्टोर भी आधे दिन खुलता था, इसीलिए कनिका को लड़के वाले रविवार को देखने आने वाले थे। विनीता बड़े जोर शोर से लड़के वालों का स्वागत करने में जुटी हुई थी। विनीता ने आने वाले रिश्तेदारों के लिए नाश्ते और भोजन की व्यवस्था स्वयं करने का फैसला किया। उसने अनामिका जी से कहा कि मम्मी जी, खाना नाश्ता मैं अपने हाथों से बनाऊंगी और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगले दिन रविवार को विनीता सुबह से ही साफ सफाई में जुट गई। कनिका दिन भर एक कोने में बैठी रही। उसने ना विनीता से बात की और ना ही उसके साथ काम में हाथ बटाया। विनीता ने नाश्ते में गुलाब जामुन और समोसे बनाए। खाने के लिए मटर पनीर की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, बूंदी का रायता, पूड़ी, सलाद, अचार, पापड़ और मिठाई में काजू कतली बनाई। वो खुश थी कि उसकी नंद का रिश्ता होने जा रहा है। उसके मन में कनिका के प्रति जरा सा भी मैल नहीं था। वो दिल से उसे छोटी बहन मानती थी। वो अनामिका जी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी कि यदि अनामिका जी चाहती तो भाभी ननद के बीच प्रेम पनपा सकती थी, पर उन्होंने अपने स्वार्थ के खातिर दोनों को कभी साथ में बैठने तक नहीं दिया, कभी कहीं साथ साथ आने जाने भी नहीं दिया। वे ही जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर, शाम के 6 बज चुके थे। विनीता अब तक थक कर चूर हो चुकी थी, पर मन में खुशी के कारण वो अपनी सारी थकान भूल गई। डोरबेल बजी। राजवीर ने दरवाज़ा खोला तो कनिका को देखने लड़के वाले आ चुके थे। राजवीर ने उन्हें हॉल में बिठाया। अनामिका जी ने बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया। लड़का एक बिजनेस संभाल रहा था। पिताजी की सरकारी नौकरी थी और माताजी गृहिणी थी। साथ में 2 छोटी बहनें भी आई थी। लड़का देखने में साधारण रंग रूप का था, पर स्वभाव से बहुत समझदार दिख रहा था।
कुल मिलाकर परिवार खानदानी लग रहा था। कुछ औपचारिक बातों के पश्चात कनिका को बुलाया गया। कनिका चाय लेकर आई और चाय की ट्रे को मेज पर रख सोफे के कोने में नीचे निगाह करके बैठ गई। अनामिका जी ने लड़के का नाम पूछा तो लड़के ने अपना नाम दीपक बताया। अनामिका जी ने विनीता से नाश्ता लाने को कहा। विनीता ने टेबल पर चिप्स, समोसे, गुलाब जामुन, नमकीन इत्यादि बड़े करीने से सजाकर रख दिए। दीपक की माँ विमला देवी विनीता को बड़ी पारखी नज़र से देख रही थी। उन्होंने कहा कि यदि भाभी इतनी गुणवान है तो ननद भी तो ऐसी ही होगी। अनामिका जी से ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने विनीता को तिरछी निगाह से देखा। विनीता सकपकाकर पीछे हो गई और सोफे पर बैठे राजवीर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अनामिका जी बोली, कुछ लीजिए, ये समोसे और गुलाब जामुन कनिका ने अपने हाथों से बनाए हैं। बड़ी गुड़ी है हमारी कनिका, सारा काम स्वयं करती है। सभी ने समोसे खाए तो कनिका की तारीफों के पुल बांध दिए। विनीता ठगी सी सबको देखती रह गई। इसी प्रकार रात के खाने का श्रेय भी कनिका को ही दिया गया। कनिका भी कनखेरियों से विनीता को देख रही थी। सभी ने खाना खाया और थोड़ी देर पश्चात जाने की इजाज़त लेकर दीपक का परिवार कल तक जवाब देने की बात कहकर चला गया और पीछे रह गए ढेर सारे बर्तनों का ढेर और विनीता, जिसे साफ करके विनीता ने खाना खाया और जाकर अपने पलंग पर बेसुध पड़ गई। सुबह थकान की वजह से कुछ देर से आँख खुली, वो भी राजवीर ने उसे उठाया था। उसने कहा, अरे विनीता उठो, कब तक सोती रहोगी? मम्मी क्या सोचेंगी बाहर? विनीता हड़बड़ा कर उठी। गर्भ होने के कारण अब उसे काम फुर्ती से नहीं होता था। नहा धोकर रसोई घर में घुसी तो पीछे से कनिका भी आ गई। अनामिका जी उस समय पूजा पाठ में लगी हुई थी। कनिका ने विनीता को गले लगा लिया और बोली, भाभी कल आपने मेरी जान बचा ली। आप हटो, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मेरे बर्ताव के लिए मुझे क्षमा कर दो। विनीता बड़ी खुश थी। उसे उसके सब्र का फल मिल चुका था। कनिका नाश्ता बना चुकी थी। अनामिका जी पूजा घर से आई तो कनिका बोली, मम्मी आज से मैं नाश्ता बनाऊंगी। अनामिका जी ने कहा, नहीं, तू पराए घर जाएगी, वहाँ तो तुझे सब काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अभी विनीता को बनाने दे। पर कनिका नहीं मानी तो अनामिका जी ने हामी भर दी। कनिका में आए परिवर्तन को वे पहचान नहीं पाई। 11 बजे विमला देवी का फोन आया। सभी को कनिका बहुत पसंद थी और 4 माह बाद शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया था। घर में खुशी का माहौल छा गया था। विनीता की डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी रह गया था। अनामिका जी शादी की तैयारियों में जुट गईं। अब कनिका और विनीता भी ननद भाभी से एक और रिश्ते में बंध गई थी और वो रिश्ता था दोस्ती का। अनामिका जी कनिका की शादी के लिए सामान की खरीदारी करने जाती और पीछे से कनिका और विनीता खूब मौज मस्ती करती। कनिका जानती थी कि 1 माह बाद विनीता उसे बहुत बड़ी खुशी देने वाली है। उसके बाद वो बुआ बन जाएगी। अनामिका जी उन दोनों की दोस्ती से बिल्कुल ही अनजान थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 1 माह बीतते देर नहीं लगी और विनीता को प्रसव पीड़ा आरंभ होने लगी। सुबह के 3 बजे विनीता को अस्पताल में दाखिल कराया गया। अनामिका जी को अपने लिए एक पोता चाहिए था। विनीता के लिए ये समय बड़ा ही पीड़ादायक था। उसको बड़ा ही कष्ट हो रहा था। राजवीर और अनामिका जी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। आखिरकार चिंता के बादल छटे विनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। राजवीर तो बहुत ही खुश हुआ, परंतु अनामिका जी की त्योरियां चढ़ गई। वो बिना बच्ची को देखे घर आ चुकी थी। कनिका ने घर पर यह खबर सुनी तो खुशी के मारे उछल पड़ी। अनामिका जी को चिंतित देखकर बोली, माँ मैं शादी होकर जा रही हूँ तो भगवान ने आपको एक और कनिका दे दी है तो आपके घर की ही, उसका प्यार से स्वागत करो। माँ मन में कोई मलिनता मत रखो। अनामिका जी अपनी बेटी को देखती रह गई और रोने लगी कि मेरी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को भी समझा सकती है। खैर 3 दिन बाद विनीता अपनी बेटी के साथ घर में आई। कनिका ने विनीता और अपनी भतीजी का धूमधाम से स्वागत किया। विनीता भी बहुत खुश थी अपने घर का माहौल देखकर। कुछ दिनों बाद बच्ची का जन्मोत्सव मनाया गया। कनिका के ससुराल वाले भी आए थे।
ऐसे ही 1 माह भी बीत गया। अब कनिका की शादी को 2 माह ही बाकी रह गए थे। अनामिका जी ने एक और पासा फेंका। उन्होंने राजवीर से कनिका के दहेज के लिए 2 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने कहा, जो बचत पूंजी थी तुम्हारी शादी में और तुम्हारी बेटी के जन्मोत्सव में लग गए। राजवीर ने बोला, माँ, मैं तो स्वयं किराए की दुकान में हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अनामिका जी ये सुनकर चिल्लाने लगी कि मैं कहाँ से खर्चा चलाऊं? तुम्हारी जब से शादी हुई है तब से तुम हमारे ऊपर बोझ बने हुए हो। या तो रुपए दो या ये घर छोड़कर चले जाओ। राजवीर के पिताजी श्याम प्रसाद जी मूक दर्शक बने खड़े रहे। इस घर में शुरू से ही अनामिका जी का हुक्म चला है, ये बात सभी को पता थी। विनीता सब सुन रही थी। उसने अनामिका जी से कहा कि माँ, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तभी अनामिका जी बोली, तुमने दहेज में हमें कुछ भी नहीं दिया, तो दहेज समझकर अपने पिताजी से रुपए ले आओ। ये सुनकर विनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर भी बोला, माँ, ये कैसे इतने रुपए लाएगी? तो माँ ने कहा, फिर इसे इसके घर छोड़ाओ और तुम भी चले जाओ। ये कहकर अनामिका जी अपने कमरे में चली गईं। पीछे पीछे श्याम प्रसाद भी चले गए। कनिका उस समय घर पर नहीं थी। वो अपनी सहेली के घर गई हुई थी। विनीता को रात भर नींद नहीं आई। राजवीर और विनीता के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया था। सुबह अनामिका जी के कहने पर राजवीर विनीता को उनके माता पिता के घर छोड़ आया। विनीता अपने माता पिता को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। उसने कहा कि वो कुछ दिन रहने आई है। वहाँ कनिका सोकर उठी तो विनीता को ना पाकर अनामिका जी से पूछा, माँ, भाभी कहाँ हैं? अनामिका जी ने कनिका को झूठ ही कह दिया कि तुम्हारी भाभी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है और कुछ दिनों बाद आ जाएगी। ये बात सुनकर कनिका असमंजस में पड़ गई कि भाभी जाती तो मुझसे मिलकर जाती, जरूर दाल में कुछ काला है। तभी तो वो मुझे बिना बताए चली गई। कनिका ने कुछ सोचा और अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर उसने विनीता के मोबाइल पर फ़ोन किया। विनीता ने फ़ोन उठाया, कहा, हेलो कनिका, मैं तुम्हारे फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी। कनिका बोली, हाँ भाभी, आप यहाँ से मुझे बताए बिना क्यों चली गई? विनीता ने कहा, कनिका, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? कनिका बोली, हाँ भाभी, आप यहाँ से मुझे बिना बताए क्यों चली गई? विनीता ने कहा, कनिका, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? मुझे लगा तुम्हें सब मालूम है। कनिका बोली, भाभी, पहेली ना बुझाओ मुझसे, बताओ क्या बात है? विनीता ने कनिका को उन 2 लाख रुपए वाली बात बता दी और ये भी बताया कि उसने अपनी मम्मी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं की है। उन्हें तो पता ही नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कनिका अब तक सब कुछ समझ चुकी थी। उसने विनीता से कहा, भाभी, जैसा मैं कहूँ वैसा ही आप करना। विनीता ने स्वीकृति दे दी और कहा, कनिका, मुझे इस मझधार से तुम ही निकाल सकती हो। कनिका ने फ़ोन काट दिया। अब विनीता निश्चिंत थी कि कनिका सब संभाल लेगी। वहाँ कनिका सोच रही थी कि माँ को कैसे सबक सिखाया जाए। दिन बीतते गए। कनिका की शादी को 20 दिन शेष बचे थे। अनामिका जी को कनिका और विनीता की दोस्ती के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था। एक दिन कनिका बोली, माँ, अब भाभी को वापस बुला लो, बहुत दिन रह ली मायके में। पर अनामिका जी बोली, रहने दे, शादी से 2-3 दिन पहले बुला लूँगी। कनिका ने अपने मंगेतर दीपक से अपनी समस्या के बारे में बात की तो दीपक ने कनिका को एक योजना बताई जिससे अनामिका जी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है और विनीता भाभी को घर लाया जा सकता है। अगले दिन जैसा दीपक ने बताया था, कनिका ने वैसा ही किया। अनामिका जी और कनिका शाम को हॉल में बैठे थे। साथ में श्याम प्रसाद जी और राजवीर भी टीवी देख रहे थे। तभी कनिका के मोबाइल की घंटी बजी। कनिका ने कहा, माँ, दीपक जी का फ़ोन है। अनामिका जी ने कहा, बेटा बात करो। कनिका ने कहा, हाँ दीपक जी बोलिए। मैं कनिका बोल रही हूँ। दीपक बोला, कनिका, हमने तुम लोगों से दहेज में कुछ नहीं मांगा, पर अब मुझे एक कार पसंद आ गई है। अपने मम्मी पापा से कहना कि 6 लाख रुपए दे दे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर दीपक ने फ़ोन कट कर दिया। कनिका धम्म से नीचे बैठ गई। अनामिका जी ने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो?
क्या कहा दामाद जी ने? कनिका रोने लग गई। अनामिका जी चिंतित हो गईं और पूछा, बता तो सही क्या हुआ। तब कनिका ने उन्हें सारी बात बताई। अनामिका जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वे बोली, कैसे लाएंगे हम लोग 6 लाख रुपए? शादी अलग से करनी है। राजवीर को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, मुझे फ़ोन लगा कर दे, मैं बात करता हूँ दीपक जी से। तभी अनामिका जी बोली, राजवीर रुको, ऐसे गुस्से में रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी और समाज में हमारी थू थू होगी सो अलग। कनिका ने कहा, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकती। उन्होंने पहले तो कुछ नहीं मांगा, अब अचानक दहेज की मांग कर रहे हैं। अब तो राजवीर भी बोला, माँ हम कहाँ से लाएंगे? माँ हम पर विनीता की हाय बैठी है। आपने बेवजह ही उसे 2 लाख रुपए लेने उसके पिता के यहाँ भेज दिया। हमने भी उससे दहेज की मांग नहीं की थी, पर धीरे धीरे किसी न किसी बहाने पैसे उससे ऐंठते आए हैं। उसकी बद्दुआ लगी है हमें। कनिका अनजान बनते हुए बोली, माँ आपने भाभी से 2 लाख रुपए मंगाए हैं। तभी मैं सोचूं वे बिना बताए यहाँ से क्यों चली गईं। आपको उस दूध पीती बच्ची का भी ख्याल नहीं आया। पोती है वो आपकी। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप दहेज के लालच में इतनी अंधी हो जाएंगी। और पापा आपने भी उन्हें नहीं रोका। खैर आपने तो इन्हें कभी भी नहीं रोका। माफ़ करना माँ, आपको बुरा तो लगेगा, पर जरा सोचिए, जब आपने 2 लाख रुपए मंगवाए तो उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। आप विनीता भाभी को बुला लो, शायद आपका प्रायश्चित हो जाए। अपने घर की लक्ष्मी को निकाला तो देवी लक्ष्मी भी आपसे रूठ गई। माँ कहीं ऐसा ना हो जो भाभी के साथ हो रहा है वो आपकी बेटी के साथ में हो। वे भी किसी की बहन बेटी हैं। आज जब मेरी बात आई तो राजवीर भैया को गुस्सा आ गया। यही गुस्सा वे तुम्हें समझाने में करते तो आज तुम्हारी बेटी भी सुखी होती। कल मेरी ससुराल वाले भी इस तरह धोखे से दहेज मांगेंगे तो आप क्या करेंगी? मुझे माफ़ करना माँ, पहली बार मैंने आपके सामने जबान खोली है। ये कहकर कनिका भागकर अपने कमरे में चली गई। राजवीर भी अपने कमरे में चला गया। अब श्याम प्रसाद जी बोले, अनामिका तुमने विनीता के साथ सही बर्ताव नहीं किया, उसे वापस बुला लो, शायद सब ठीक हो जाए। ये कहकर श्याम प्रसाद जी भी चले गए छत पर। अब अकेली रह गई अनामिका जी। उनके सामने विनीता का मासूम चेहरा घूम गया। वो सोचने लगी कि अपने लालच में अंधी होकर मैंने अपना व अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने राजवीर को आवाज़ दी, राजवीर जाओ, मेरी बहू और पोती को इसी वक्त लेकर आ जाओ। राजवीर ने कपड़े पहने और विनीता को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हें लेने तैयार रहना। राजवीर चला गया। वहाँ कनिका ने भी दीपक को फ़ोन करके घर पर बुला लिया। यहाँ विनीता घर आई तो अनामिका जी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और कहा, मैंने ऐसे हीरे को बिना परखे ही फेंक दिया, मुझे माफ़ कर दो विनीता, तुम आज से मेरी बहू नहीं बेटी हो। पीछे से दरवाजे की घंटी बजती है। कनिका दरवाज़ा खोलती है। वहाँ दीपक खड़ा था। राजवीर गुस्से में दीपक पर झपटा, पर कनिका ने उसे रोक दिया और बोली, भैया इन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा। ये तो मेरी और इनकी चाल थी माँ के सामने सच्चाई लाने की, जिसमें हम सफल हुए हैं। जब बात अपनों पर आती है तभी दूसरे का दुख समझ में आता है। मैं तो यहाँ से शादी होकर चली जाऊँगी, पर अपने मायके को बसा कर जाऊँगी। तभी दीपक बोला, वैसे सासू माँ आपने मुझे बहुत समझदार बीवी दी है। और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। आज अनामिका जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी की तारीफ में क्या कहें। उन्हें शब्द ही नहीं मिल रहे थे अपनी बेटी कनिका की तारीफ करने के लिए। आज वो मन ही मन में सोच रही थी कि बेटियां कब बड़ी और समझदार हो जाती हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता। आज अनामिका जी को अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था और साथ ही साथ में उन्होंने जो अपनी बहू विनीता के साथ किया था उस पर बहुत ही शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी। कनिका की एक कोशिश की वजह से घर खुशियों से भर गया और अनामिका जी का पूरा परिवार आज बहुत ही खुश है। अगर कनिका ने अपनी भाभी का साथ नहीं दिया होता तो शायद उसकी भाभी की ज़िंदगी कुछ और ही होती, लेकिन आज उसकी वजह से उसकी भाभी की ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ आ गई थी। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे। अनामिका जी और श्याम प्रसाद
अपनी पोती के साथ बिजी रहते थे। कनिका और उसकी भाभी विनीता शादी की शॉपिंग करने में व्यस्त थी। धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार सभी को था। कनिका को दुल्हन के लाल जोड़े में देखकर अनामिका जी की आंखों में आंसू आ गए। अनामिका जी ने अपनी बेटी कनिका के कान के पीछे काजल का टीका लगाया और उससे कहा, मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, वो हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहे। ऐसा कहते कहते अनामिका जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कनिका ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, आपकी बेटी हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहेगी। आपकी बेटी का साथ देने के लिए दीपक जी है ना। अनामिका जी ने जैसे ही कनिका के फेस को पकड़ना चाहा, उसने तुरंत कहा, अरे नहीं माँ, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, फिर मैं अच्छी नहीं लगूंगी। कनिका की बातें सुनकर सभी हंसने लगे थे। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे करके धूमधाम से कनिका और दीपक की शादी हो जाती है। इस तरह से कनिका शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल जाते जाते कनिका अपने मायके में सब कुछ सही करके जाती है, अपनी माँ और भाभी के बीच में। कनिका वहाँ अपनी ससुराल में बहुत ही खुश थी, क्योंकि दीपक जी कनिका का बहुत ही ध्यान रखते थे। कनिका ने भी भाभी के साथ रहकर अपने आप में बहुत बदलाव किए थे, जो बदलाव उसके लिए ससुराल में बहुत ही अच्छे साबित हुए। कनिका अपने ससुराल में सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और कनिका की सासू माँ भी बहुत ही अच्छी थी। वो कनिका से बहुत ही प्यार करती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कनिका अपने ससुराल में बहुत खुश है और यहाँ मायके में भी उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।